नमस्कार सभी का हमारे आज अपनी क्लासेज में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मौर्यकालीन प्रशासन। मौर्यकालीन प्रशासन की बात करते हैं तो यहाँ पर केंद्रीकृत शासन व्यवस्था थी। कौन सी थी? केंद्रीकृत शासन व्यवस्था, केंद्रीय शासन व्यवस्था थी। केंद्रीय शासन व्यवस्था थी जो कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार, कौटिल्य की अर्थशास्त्र के अनुसार विभाग को 18 विभागों में बांटे हुए थे। इनमें 18 विभागों में 18 विभागों में विभाजित थे। साथ में इन्हें क्या कहा जाता था? तीर्थ। क्या कहा जाता था? तीर्थ। तथा तीर्थ के अध्यक्षों को महामात्र कहा जाता था। क्या कहा जाता था? महामात्र कहा जाता था। क्या कहा जाता था? महामात्र कहा जाता था। 18 भागों में ये कौटिल्य, विष्णुगुप्त, चाणक्य, भारत का मेकियावेली, इन्हीं को ही कहा जाता है। तीर्थ 18 भागों में बटे हुए थे। इनके प्रमुख अधिकारी थे। इनमें प्रमुख कौन कौन से थे विभाग? जैसे तीर्थ कौन कौन से थे? सबसे पहले समाहर्ता, दूसरा सन्निदाता, युवराज, मंत्री, पुरोहित, प्रमुख अधिकारी थे। कौन कौन से थे? केंद्रीकृत शासन व्यवस्था थी, अर्थशास्त्र के अंदर आया, 18 भागों में विभाजित था, सन्निदाता, समाहर्ता, राजपुरोहित, राजा का पुत्र, युवराज, मंत्री आदि प्रमुख विभागों में बटे हुए थे। इसके बाद भी देखते हैं कि सन्निदाता और समाहर्ता होता है क्या। देखते हैं कौन से पद पे क्या कार्य करते थे। और तीर्थों को क्या कहा जाता था? अध्यक्षों को महामात्र। इसके बाद में देखते हैं कि भाई क्या होता है समाहर्ता। क्या होता है समाहर्ता? समाहर्ता वो होता है जो संपूर्ण राजस्व या बजट तैयार करता था। संपूर्ण वर्ष का बजट व आय व्यय। संपूर्ण बजट तथा आय व्यय का जो लेखा जोखा करता था वह कौन होता था? समाहर्ता। बात करते हैं सन्निदाता की। सन्निदाता कौन था? जो कि कोषाध्यक्ष था। कौन था? कोषाध्यक्ष। कोषाध्यक्ष व अन्नागार। कोषाध्यक्ष व अन्नागार था। आगे देखते हो कौटिल्य ने कहा कि एक राज्य के लिए 7 अंग निर्दिष्ट किए गए हैं। कितने अंग? 7 अंग। कौटिल्य के अनुसार राज्य के लिए कितने अंग निर्दिष्ट किए गए हैं? 7। जैसे सर्वप्रथम होगा राजा, अमात्य, मित्र, दुर्ग, सेना, जनपद, कोष। 1 2 3 4 5 6 और 7। कौन कौन से थे? वापस देखो। राजा के बाद में कौन था? राजा के बाद में अमात्य के बाद में मित्र के बाद में दुर्ग, सेना, जनपद और कोष। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार किसी भी राज्य के लिए 7 अंग निर्दिष्ट किए गए हैं कि राज्य में 7 अंग होना अनिवार्य है। आगे देखो
कौटिल्य की अर्थशास्त्र के अनुसार ही कितने विभाग कितने थे? 26। कितने थे? 26। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार ही, कौटिल्य के अनुसार 26 विभागों में बांटा गया है। पर अपन महत्वपूर्ण विभाग देखेंगे, जैसे पहला विविधता अध्यक्ष, चारागाह से संबंधित। दूसरा लूनाध्यक्ष, बूचड़खाने से संबंधित। जैसे लक्षणाध्यक्ष, मुद्रा से संबंधित। जैसे आगे सीताध्यक्ष, भूमि से संबंधित। सीताध्यक्ष, सूत्राध्यक्ष, सीताध्यक्ष भूमि से संबंधित। सूत्राध्यक्ष कटाई बुनाई से, कताई बुनाई से संबंधित। प्रमुख ये विभाग बटे हुए थे, जैसे लूनाध्यक्ष, सीताध्यक्ष, वविताध्यक्ष, वविताध्यक्ष, सूत्राध्यक्ष और आदि सम्मिलित थे। आगे देखते हैं। अब देखते हैं आगे प्रांतीय प्रशासन कि प्रांतीय प्रशासन को किस प्रकार बांटा हुआ था। बात करते हैं प्रांतीय प्रशासन की, बात करते हैं तो 5 भागों में बटा हुआ था। कितने भागों में? प्रतिष्ठित 5 भागों में। देखो भाई, ऊपर की बात करते हैं तो उत्तर के अंदर उत्तर की राजधानी क्या थी? तक्षशिला। क्या थी? तक्षशिला। मध्य की बात करते हैं तो मध्य की राजधानी की है पाटलिपुत्र। कलिंग की बात करते हैं, कलिंग की राजधानी तोसली। बात करते हैं एक और रह गई, अवंती की बात करते हैं। अवंती क्या है? अवंती। अवंती की राजधानी थी उज्जैनी। कितने हो गए? 1। उत्तरापद दक्षिणापद की स्वर्णगिरी, स्वर्णगिरी। जैसे कि संपूर्ण मौर्य काल की 5 राजधानियां थी। पहले क्या थी? उत्तरापद की तक्षशिला, दक्षिण में स्वर्णगिरी, मध्य के अंदर पाटलिपुत्र हो गई राजधानी। बात करते हैं कलिंग की तोसली। फिर बाद में अपन बात करते हैं अवंती की उज्जैनी राजधानी थी। आगे चलो। बात करते हैं विषय। इस टाइम विषय चलते थे, तो विषय कौन थे? विषय के अधिकारी को विषयपति कहते थे। क्या कहते थे? विषयपति। जबकि जिले का प्रमुख अधिकारी स्थानिक कहलाता था। क्या कहलाता था? स्थानिक। विषय का विषयपति कहलाता था तथा जिले का प्रमुख अधिकारी स्थानिक कहलाता था। क्या कहलाता था? स्थानिक। बात करते हैं सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? तो गोप थी। खाली उसमें 10 गांव सम्मिलित थी। क्या थी? गोप। सबसे छोटी इकाई। सबसे छोटी इकाई क्या थी? गोप। जो मात्र 10 गांव सम्मिलित थे। कितने? 10 गांवों का संग्रह क्या कर? जो प्रमुख होता था वो कौन था? गोप। क्या हो गया? गोप। अब बात करते हैं नगरीय प्रशासन की। नगरीय प्रशासन की बात करता है मैग्निस्टीज की इंडिका से हमें पता चलता है कि 6 विभागों में थे। 6 विभागों में प्रमुख 5-5 सदस्य थे। कौन कौन से थे? देखो, मैग्निस्टीज की इंडिका के अनुसार, मैग्निस्टीज की कौन सी पुस्तिका थी? इंडिका। मैग्निस्टीज की इंडिका के अनुसार प्रमुख 6 समितियां थी। 6 समितियां थी।
प्रमुख के 5 अधिकारी होते थे, तो 6 पंजो 30। क्या हो गया? 6 पंजो 30, 5 समिति हो गई। आगे चलो कौन कौन सी थी देखते हैं। जैसे शिल्प समिति पहला। दूसरा, शिल्प के बाद में विदेशी समिति, जैसे तीसरा जनसंख्या समिति। कौन सी थी? शिल्पी, विदेशी, जनसंख्या। अब उद्योग समिति। वस्तु निर्माण समिति, जो डिमांड के आधार पर होता था। और लास्ट में क्रय विक्रय समिति। क्रय विक्रय समिति। कितनी समिति हो गई? 5 समितियां। कितनी समितियां थी? प्रत्येक में कितने सदस्य थे? 5 सदस्य। प्रत्येक में कितने सदस्य थे? 5 सदस्य। आगे देखते हैं। बात करते हैं अब सेना की। किसकी बात करते हैं? सेना की। सेना को कितने भागों में बांटा गया? प्रमुख 5 भागों में। कितने? ये भी 5 भागों में थी सेना। पहली बात करते हैं। सबसे पहले कौन सी सेना थी अपने? पैदल। कौन सी थी? पैदल। दूसरे नंबर पे कौन सी थी? कौन सी थी? घोड़ा या सूर। तीसरी समिति कौन सी थी? हाथी। चौथी समिति कौन सी थी? रथ। क्या था यहाँ पे? रथ। और 5वां था क्या? नौसेना। क्या था? नौसेना। इसी में भी यही था कि 5 विभाग है। कितने विभाग? 5 विभाग थे। प्रत्येक में 5 सदस्य होते थे। क्या था? मैग्नीफिसेंट के अंदर पैदल। पैदल कितने सैनिक थे? बात करते हैं। 6 लाख 50,000। हाथी 9,000 और रथ 800। सेना की बात करते हैं तो सबसे पहले पैदल, घोड़ा, हाथी, रथ और नौसेना। क्या थी? नौसेना। बात करते हैं, बताया जाता है कि 6 लाख तो क्या थे? पैदल सैनिक थे इसके पास। किसके पास? मौर्य काल के अंदर। बात करते हैं घोड़ा। घोड़े कितने थे? 50,000 घोड़े थे। उसके बाद की बात करते हैं, हाथी कितने थे? कि 9,000 हाथी थे। साथ में रथ कितने थे? 800। तथा यहाँ पर ध्यान रखना इंपोर्टेंट, यहाँ पर नौसेना थी। क्या थी? मौर्य काल में क्या थी? नौसेना। आगे देखो। इसके बाद के अंदर देखते हैं तो सीधी बात है कि न्याय व्यवस्था। मौर्य काल के प्रशासन में न्याय व्यवस्था की थी 2 भागों में प्रमुख बटी हुई थी। एक तो था धर्मस्थली, जिसे दीवानी कहा जाता था। दूसरा कंठशोधक, जिन्हें फौजदारी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? फौजदारी। पहला था धर्मस्थली। अब ये धर्मस्थली को दीवानी भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? दीवानी। क्या कहा जाता? इसमें छोटे छोटे कांड होते थे, जैसे कि चोरी करना, मारना, पीटना या किसी चीज को, वस्तु को चुराना आदि चीजें इसमें सम्मिलित थी। चोरी, पीट, मारपीट वगैरह। जैसे चोरी, मारपीट, और चोरी कर ली, मारपीट कर ली, और अन्य अधिकार जो छोटे छोटे जो भी होते थे ना, साथ में जो भी धर्मस्थली में आते थे, छोटे छोटे अपराध, चोरी करना, मारपीट करना, किसी के साथ बुरा बोलना, बुरा बर्ताव करना, सब इसके साथ आते थे धर्मस्थली में। इसे क्या कहा जाता था? दीवानी भी। अब आगे देखते हैं फौजदारी। फौजदारी न्यायालय को कंठशोधक न्यायालय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंटक शोधक। क्या कहा जाता था? कंटक शोधक।
इसमें दो व्यक्ति थे। नगर का प्रमुख जो न्याय करता था उसे व्यवहारिक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? नगरीय अधिकारी को व्यवहारिक कहा जाता था। क्या? व्यवहारिक। तथा जो जनपद का था ना, जनपद का, उसे प्रादेशिक कहा जाता था। दो व्यक्ति न्याय करते थे। नगर का कौन करता था? नगर का व्यवहारिक करता था। तथा जनपद का कौन करता था? प्रादेशिक न्याय करता था। कौन करता था? प्रादेशिक। बात करते हैं मेगास्थनीज ने इंडिका के अंदर भारतीय समाज को 7 भागों में बांटा। कितने भागों में? 7 भागों में। देखो, मेगास्थनीज ने इंडिका में, किसने? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज एक पुस्तिका थी इसकी, इंडिका। उसने कहा कि भारतीय समाज 7 भागों में बटा हुआ है। कितने भागों में? कि 7 भागों में भारतीय समाज। सात भागों में बांटा है। अब देख तो आराम से याद करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कोई दार्शनिक, दार्शनिक ये क्या है? पढ़ा लिखा है। बात करते हैं जो पढ़ा लिखा नहीं होता, कम पढ़े लिखे होते हैं, वो क्या बनते हैं? किसान। किसानों के पास भैंसे वैसे होते तो गवाला। फिर बाद में सैनिक। बात करते हैं कारीगर। फिर बाद में निरीक्षक और कितने हो गए? दार्शनिक, कारीगर, सैनिक, गवाला, निरीक्षक और सेना हो गया, कारीगर हो गया, किसान, गवाला, निरीक्षक क्या होगा? और शासन वर्ग और निरीक्षक और सभासद। क्या होगा? 7वां और शासन वर्ग और सभासद। ये हो गए निरीक्षक, कारीगर, गवाला, किसान, कारीगर, निरीक्षक आदि थे। आगे देखो कौन से थे? 7। कारीगर था, निरीक्षक था, आदि थे। बात करते हैं इसके आगे। 2 प्रकार से और देखते हैं आगे कि यहां पर पुनर्विवाह भी थे और एक नियोग प्रथा चलती थी। यहां पे मौर्य काल में क्या था? पुनर्विवाह। दूसरी नियोग प्रथा। अब बात करते हैं पुनर्विवाह भी थी, नियोग प्रथा। अब नियोग प्रथा क्या होती है? नियोग प्रथा वो होती है जो कोई भी व्यक्ति या किसी स्त्री का पति बाहर जाके कमा रहा है तो वह संतान उत्पत्ति के लिए किसी और से संबंध बना सकती है, तो वो क्या है? नियोग प्रथा। ये आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।